हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा था कि अयोध्या राम मंदिर सीरीज हम लोग इस बार लेके आए हैं और उसी का पहला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें राम मंदिर से रिलेटेड सभी आर्ट डिटेल्स आपको दी गई है। ठीक है, और उसी की सीरीज को आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है नागर शैली। इस नागर शैली में अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण हुआ है, आखिर वो क्या है। आप लोग मुझसे काफी कहते आए हैं कि आर्किटेक्चर पढ़ा दो, तो वो हो नहीं पाया। चलिए, इसी बहाने श्री राम जी ने मुझे आज्ञा दी कि हम नागर शैली को डिस्कस करते हैं। तो आज नागर शैली से रिलेटेड सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँगे। तो भैया, उससे पहले हम लोग, क्योंकि इस बार नेट का रिज़ल्ट के बाद अब क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस इसलिए एक रामायण से ही एक बात आपको कहना चाहेंगे। बहुत ही कॉमनली ये चीज़ कही जाती है कि केवल जो डरपोक और कमज़ोर लोग होते हैं, वही चीज़ों को भाग्य की ओर छोड़ते हैं, ठीक है? लेकिन जो मज़बूत और खुद पर भरोसा रखते हैं, वो कभी भी सिर्फ़ नियति और भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, वो हमेशा अपनी मेहनत में लगे रहते हैं। तो बस आपको इतना ही बोलूँगी कि हमारी मेहनत कंटिन्यू रखनी है, फिर श्री राम हमारे साथ रहेंगे, ठीक है? तो चलिए, हम शुरू करते हैं हमारी अयोध्या राम मंदिर की सीरीज की सेकंड वीडियो, जिसमें मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि जो राम मंदिर है वो नागर शैली में बना है, ठीक है। लेकिन अब ये सब चीज होती क्या है, वो आर्ट पर्सपेक्टिव से आपको बताते हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में और आगे मोस्ट प्रोबेबली कोई भी आर्ट एग्जाम हो उसमें इनसे रिलेटेड चीजें आएगी। इवन आर्किटेक्चर से भी रिलेटेड चीजें आएगी, बिकॉज जो ये मंदिर निर्माण या टेम्पल आर्किटेक्चर का काम है, उससे ये चीज़ें बहुत उपयोगी अब आपके लिए हो जाती है, ठीक है? तो हम लोग आज पढ़ लेते हैं, लेकिन आज सिर्फ़ नागर शैली देखेंगे, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। इट्स काफ़ी ईज़ी वे में, बहुत सिंपल वे में मैं जो चाह रही हूँ, आपको बस वो पता चल जाए, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले आज मंदिर वास्तुकला की बात करें, हम बहुत छोटे थे, एक सिंपल छोटी क्लास में भी ये चीज़ें बताई जाती है कि आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है या आर्किटेक्चर का जो भी वो है, ये आप 1 मिनट में थोड़ा-सा कलर चेंज करना चाहूँगी इसका। ठीक है। ये जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है नागर स्टाइल, दूसरा होता है द्रविड़ स्टाइल, ठीक है? नागर स्टाइल यूजुअली नॉर्दर्न इंडिया में होगी और कहाँ-कहाँ लोकेशन होगा वो अभी हम देख लेंगे। और द्रविड़ स्टाइल इन जनरली अभी आप यही समझ लीजिए कि दक्षिण में जो भी मंदिर निर्माण हुए वो द्रविड़ स्टाइल में हुए हैं, ठीक है? तो ये मुख्य होते हैं। कहीं-कहीं द्रविड़ और नागर का मिक्स्ड जो शैली होती है, जो ओडिशा, कलिंग में पाई जाती है, जिसको बेसर स्टाइल कहते हैं, वो भी एक तृतीय टेम्पल स्टाइल के रूप में लिया गया है। लेकिन आज हम एक नॉर्मल बात बोलें तो उसमें नागर शैली की ही उपशैली बेसर शैली होती है, बिकॉज़ वो उसी शिखर और ये सारी चीज़ें उसमें रहती है, ठीक है? तो अभी हम डिटेल उस चीज़ का नहीं डिस्कस करेंगे, अभी जो हम है एक नागर शैली के बारे में बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले बोलेंगे कि वो डिफरेंशिएट कैसे की जाती है। कोई भी आर्किटेक्चर शैली है, वो मुख्यतः किससे डिफरेंशिएट की गई है, तो वो मुख्यतः उसके शिखर से डिफरेंशिएट की गई है। बाद में उसके अलग-अलग एलिमेंट्स बनने लगे, लेकिन हम शिखर को देख के सबसे पहले लोकेशन वगैरह डिफरेंट स्टाइल है, लेकिन हम शिखर को देख के सबसे पहले पता लगा लेते हैं कि ये कौन-सी अ, शैली का मंदिर है, ठीक है? और लोकेशन है तो वो तो आप देख ही रहे हैं। तो शिखर के द्वारा मंदिर या टेम्पल स्टाइल को डिफरेंशिएट करने का काम हुआ, ठीक है? ये चीज़ जो है हिस्टोरिकली ये चीज़ हुई, ठीक? सबसे पहले हम शुरू जो करेंगे और आज हम जो देखेंगे इसी, वो है हमारा नागर स्टाइल। नागर स्टाइल है क्या? तो देखिए, नागर स्टाइल जो है ये मुख्यतः आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी देखना चाहें, ये जो है कहाँ पे, नॉर्थर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न, उत्तर, पूर्वी और पश्चिमी भारत में पाए जाने वाले मंदिर जो है वो नागर शैली में हम जानते हैं। हमने लास्ट टाइम में इसका डिजाइन वगैरह देखा था, आप लिंक में देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो, ठीक है? तो देखिए, ये इसमें कौन-कौन से स्टेट आ जाएँगे, तो एक मुख्यतः बात है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इन समय इन ये सेंटर्स पे जो-जो टेम्पल है वो मोस्टली नागर शैली में पाए गए हैं। नॉट नेसेसरी, देखिए, एक नागर स्टाइल अभी मैं आपको पूरे तरीके से बताऊँगी कि भाई ये मंडप होते हैं, ये ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि सब प्रॉपर पूरे कंप्लीट स्टाइल में हो, लेकिन सबका जो शिखर है वो उस स्टाइल से होगा।
कोई आरंभिक नागर स्टाइल में है, तो उसमें वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। जैसे एक तरह से दशावतार टेम्पल जब हम देखेंगे, तो उसमें वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी जो कि खजुराहो में मिलेगी, कंदेरिया महादेव में मिलेगी। तो ये डिफ़रेंस है ना? लेकिन इसलिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में बता दें कि शिखर इज़ द ओनली थिंग जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये कौन-से स्टाइल का है, ठीक है? प्लस उसका लोकेशन, ठीक है? तो ये 2 चीज़ों को ध्यान रखने का है। अब हम नागर स्टाइल का एक मुख्यतः चीज़ें देख लेते हैं, एक बहुत बेसिक तौर पे, ठीक है? 1 मिनट। वैसे ज़ूम हो जाए। ठीक है, तो देखिए इस तरह का आपको टेम्पल आर्किटेक्चर दिख रहा है आपके सामने। ऐसे टेम्पल कुछ अभी जो आप लोगों ने राम मंदिर निर्माण का भी देखा, वो इसी प्रकार का था थोड़ा बहुत, ठीक है? तो आपको आई होप स्क्रीन इज़ लुकिंग क्लियर, ठीक है? तो देखो सबसे पहले जो हम डिसाइड करते हैं या नागर स्टाइल होता है वो इसके इस तरह का जो शिखर होता है उस पे डिपेंड करता है। ऐसा पिरामिडिकल शिखर होता है, ठीक है? ये एक बेसिक स्ट्रक्चर्स आप लोग देख लीजिए, इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो आप लोग देख लीजिए, ओके? ये क्या-क्या चीज़ें मेन पार्ट में होती है, 1 मिनट। ठीक है। ठीक है? तो ये जो है उसका मुख्य हमको देखते हैं कि मेन ये पार्ट्स हर जगह होते हैं, ठीक है? शिखर है, प्लान मतलब उसका जो प्लान्स अभी हम देखेंगे, वॉल है, मंडप है, तोरण है, गर्भगृह है, पिलर है, ठीक है? सबसे पहले आप एक इसमें देख लीजिए, देखिए ये शिखर होता है ना? ये प्रॉपर जो आपको दिया हुआ है शिखर, लेकिन समवॉट शिखर स्टार्टिंग हुई थी, इस तरह से शिखर बना था तो उसको बोल दिया गया था कि ये नागर स्टाइल है, इस तरह के स्टाइल में जो हुआ था। ठीक है? जो हम दशावतार और इनमें देखते हैं। लेकिन जब धीरे-धीरे हम आगे बढ़े, चंदेल राजवंश आए, अभी मैं आगे बताऊँगी आपको, तो उन लोगों ने क्या किया फिर ये एलिमेंट्स जोड़े। कौन-कौन से? कलश और अम्लक। ठीक है? कलश इज़ व्हाट? सबसे ऊपर का जो ऐसा कलश जैसी चीज़ है। ठीक है? ये दिख रही है आपको, ये। और अम्लक क्या है? एक ऐसा गोल अबेकस जैसा, एक गोल ऐसे उसके जैसा और उसके ऊपर ये जो पूरा है इसको आप शिखर बोलते हो। ठीक है? ठीक है, उरु शिखर, ये उरु शिखर मतलब जब हम आगे अभी एक शिखरी स्टाइल देखेंगे तो उसमें देखेंगे साइड में जो शिखर्स लगे रहते हैं, उसको आप उरु शिखर बोलते हो। जो मुख्य है उसको मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ध्यान देंगे ना, बाकी चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए। गर्भ जो है एकदम इनसाइड होता है, उसको अभी हम डिटेल में देख लेंगे जहाँ पे मेन डायटी या आइडल को रखा जाता है, ठीक है? अंतराल जो होता है, अंतराल वो स्पेस होता है जहाँ पे पुजारी रहते हैं और जो मंडप और गर्भगृह को कनेक्ट करता है। मंडप इज़ जस्ट अ हॉल, ठीक है? महामंडप हो गया, मंडप हो गया, ये सब देखिए अर्ध मंडप हो गया, ये उसी की चीज़ है। नट मंडप हो गया। ये मंडप एक हॉल होते हैं, जैसे कि हम इस तरह से एक टेम्पल में जाते हैं, तो जैसे घुस रहे हैं, तो ये अर्ध मंडप है, फिर ये मंडप है, फिर ये महामंडप है, एक बड़ा-सा जो हॉल जैसा होता है, उसको महामंडप बोलते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें काहे में आती है? नागर स्टाइल में आती है। प्रदक्षिणा पथ जिसको हम बोलेंगे कि परिक्रमा लेने जैसी चीज़ जो होती है या वो साइड की जो चीज़ होती है, उसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। जगाती इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। जगाती इज़ जस्ट अ रेज़्ड प्लेटफ़ॉर्म। नागर शैली मोस्टली हाइट पे बने रहते हैं, एक हाइट्स पे बना रहता है। तो ये देखिए इस तरह से ऊँचा वो रहता है ना और फिर आप चढ़ के जाते हो तो इस चीज़ को क्या बोलते हो? जगाती बोलते हो आप, रेज़्ड प्लेटफ़ॉर्म। और अधिष्ठान जो होता है जो बेसमेंट में होता है, बेसमेंट मतलब समझते हैं नीचे के साइड, उसको अधिष्ठान बोलते हैं। एक तरह से नींव जिस पे वो टेम्पल टिका रहता है। तो ये एक बहुत मुख्य चीज़ें हैं, मतलब इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि नागर मंदिरों में ये चीज़ें मिलती है। लेकिन नॉट नेसेसरी कि सारे नागर मंदिरों में ये सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है? कोई हाई जगाती पे नहीं भी बना हो सकता है, ठीक है? कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसके ऊपर कलश ना हो, लेकिन वो एक शिखर हो। बट शिखर सब जगह होगा, इतनी सी बात हमको देखने की है, ठीक है? तो ये सब हिंदी में भी आप देख सकते हो। फिर हम इनको देख रहे हैं 1 मिनट, ठीक है, अभी ठीक है। फिर देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ शिखर क्या होता है, ठीक है? तो शिखर जो है एक सबसे ऊँचा टावर है,
आमतौर पर आकार में पिरामिड नुमा होता है, पिरामिड जैसा होता है, ऊपर की ओर पतला होता है, नीचे चौड़ा होता है। इसे शीर्ष पर बल्ब नुमा पंख है, जिसे कलश कहा जाता है। मतलब एक तरह से फीनियल है, ये चीज़ जो पंख जैसा दिख रहा है, उसको कलश कहा जाता है। ये जो चीज़ है, ये अम्लक है और ये शिखर है। इतनी चीज़ है और ऑलवेज़ शिखर सबसे टॉलेस्ट रहेगा और उसी के नीचे, इसी पिरामिड के नीचे हम मुख्य जो आइडल होता है या मुख्य मूर्ति है, उनका प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये माना जाता था शिखर इट्स मीन्स हाइट पे और ईश्वर हाइट पे प्राप्ति होती है, तो उनको वो ऑलवेज़ एक ऊँचे स्थान पर स्थान देते थे। शिखर में जैसे विराजित हैं, उस तरह से ये उनका कॉन्सेप्ट हिंदू टेम्पल्स का या हिंदुइज़्म का रहता है, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, यही चीज़ शिखर है और देखिए अम्लक और कलश जो है, अम्लक और ये अम्लक हो गया और ये कलश है। बार-बार याद करा रही हूँ बिकॉज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये जो है शिखर पे इंस्टॉल्ड होने लगे। शुरुआती शिखर इसी तरह का था, लेकिन बाद में अम्लक और जो कलश है, वो उसमें इंस्टॉल्ड हो गया और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया या एक विशेषता हो गई नागर शैली की, ठीक है? तो ये शिखर हो गया। शिखर के भी अलग-अलग प्रकार होते हैं, जो हम नागर शैली को डिफरेंशिएट जिससे करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो है, वो होता है देखिए रेखा रेखा प्रसाद, फमसाना, वल्लभी, शेखरी, भूमिजा। तो ये ऐसा तो नहीं आएगा लेकिन ये जो वर्ड्स हैं इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये नागर में होते हैं या ये शिखर के प्रकार हैं, ठीक है? सबसे पहले होता है रेखा जस्ट सिंपल काइंड कि आप पिरामिड नुमा है, ठीक है? सिंपल है, ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे जाएगा, ऊपर से यूँ करके ऐसे पिरामिड जैसा जाएगा, काफ़ी सिंपल है। अम्लक और कलश भी उसमें हो सकता है, जो हम यूजुअली एमपी के टेम्पल्स देखते हैं, दशावतार टेम्पल देखते हैं, शुरुआती टेम्पल देखते हैं, जिसमें सिर्फ़ एक पिरामिड पे वो बना होता है, उसको रेखा प्रसाद बोलते हैं, सबसे ऊँचा होता है, लैटिना भी बोलते हैं इसको, है ना? जो लैटिना होता है, जो हम देखिए इसी का एक सब स्कूल होगा, अभी आगे देखेंगे कि बेसर को भी हम इसका सब स्कूल मानते हैं। तो बेसर में भी जो हम रेखा देउल बोलते हैं, रेखा देउल इज़ व्हाट? इट इज़ रेखा प्रसाद, जो हम इस तरह की ऐसे पिरामिड नुमा जो सबसे ऊँचा शिखर होता है, तो ये सिंपल अगर शिखर होगा तो उसको रेखा प्रसाद बोलते हैं। फिर दूसरा शिखर ये भी नागर शैली का मंदिर होते हैं इस तरह के, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? फमसना, ठीक है? क्या बोलते हैं? फमसना। इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले जितना लंबा वो था ना, उससे थोड़ा छोटा होता है, प्लस चौड़ा हो जाता है, इस तरह का टेम्पल हो जाता है, ठीक है? और ऐसे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे आप इसको इनमें ऐसे वो देखते हो, जिससे जुड़-जुड़ के ये बने रहते हैं, दिख रहे हैं ना आपको? इस तरह से हम जब वो सोलंकी डायनास्टीज़ और इनके टेम्पल देखते हैं, उसमें ये चीज़ आपको देखने को यूजुअली मिलती है, मोढेरा वगैरह में, ठीक है? फिर आगे जाते हैं जो है वल्लभी, वल्लभी इज़ सिंपल जो बेसर स्टाइल में होता है। बेसर स्टाइल में देखिए बेसर स्टाइल एक कंप्लीट बेसर स्टाइल जब हम देखते हैं लिंगराज टेम्पल को अगर हम देखते हैं, तो उसमें ये चीज़ होती है रेखा देउल हो गया, फिर यहाँ पे पिट्ठा देउल हो गया और ये फिर खाकरा देउल हो गया। तो खाकरा देउल की जो चीज़ होती है वो इस प्रकार की होती है, ठीक है? पीठा देउल ये मतलब देउल इज़ जस्ट शिखर। वल्लभ भी इस उसमें वो जो बेसर स्टाइल होता है उसमें देउल को शिखर बोला जाता है, ठीक है? वो जब मैं सेपरेट इसके बाद पढ़ाऊँगी एक बार तो वो ज़रूर बता दूँगी। लेकिन यहाँ पे आपको वल्लभी से ही आपको चीज़ देखनी ओडिसन टेम्पल, ओडिशा कलिंगा टेम्पल जैसे भुवनेश्वर टेम्पल हो गया, आपका पुरी टेम्पल हो गया, उसमें इस तरह के मिलते हैं। अच्छा, जब हम सप्तरथ देखते हैं, महाबलीपुरम के सप्तरथ देखते हैं तो उसमें भी भीमरथ को क्यों कहा जाता है कि बेसर स्टाइल? बिकॉज़ वो इस तरह का वो होता है, वल्लभी शिखर होता है उसका। ठीक है? तो इसी को वल्लभी शिखर बोलते हैं, आपको सामने दिख रहा है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है शेखरी, शेखरी मतलब कि आपने एक शिखर तो इतना बड़ा हो गया, साथ में आपके ऐसे छोटे-छोटे शिखर भी होंगे, उसमें आपको ऐसे अम्लक जैसे भी दिखेंगे और कलश जैसे भी दिखेंगे। इस तरह का अगर मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में रहते हैं आप लोग तो बिल्कुल देखिए कि आपको बहुत मंदिर ऐसे दिखते हैं, ठीक है? तो एमपी के काफ़ी टेम्पल इस तरह के दिखते हैं, हमको खजुराहो में इस तरह के टेम्पल मिलते हैं, ठीक है? तो ये हमको यूजुअली ये छोटे-छोटे मिनी शिखर जिसमें रहते हैं, ठीक? फिर आते हैं ये शिखर भूमिजा होता है जो कि एक नॉर्मल पिरामिड हो जाएगा लेकिन इस तरह की स्पायर्स निकले रहते हैं। इस तरह की ऐसी एन्ग्रेविंग जो बहुत अच्छी एन्ग्रेव्स में रहता है। जैसे हम जब सोलंकी इन लोग का आप जब गुजरात, राजस्थान के टेम्पल्स देखेंगे, है ना? तो वो बोलते हैं नागर शैली में है, ठीक है? तो वो ये मोस्टली सोलंकी डायनेस्टीज़, चंदेला डायनेस्टीज़ इनमें बनते हैं और क्यों बनते हैं? क्योंकि इनका एन्ग्रेविंग्स बहुत डिटेल्ड है, ठीक है? भूमिजा इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट
जो हम ये रेखा देओल और इसको बोल रहे हैं, लेकिन क्या होता है इसमें एनग्रेविंग्स और ये सब बहुत अच्छी है, इसलिए इसको भूमिजा नाम दिया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज देखते हैं कि नागर टेम्पल का ऑलमोस्ट प्लान क्या होता है। प्लान मतलब कि आपका वो आर्किटेक्चर किस तरह से बना रहता है, मंदिर बना है तो किस तरह से। तो ये यूजुअली इसका जो प्लान होता है वो वर्गाकार, आयताकार या तो स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में होता है। आप देख सकते हैं ऐसा। ये गर्भगृह है, ये प्रदक्षिणा पथ जो होता है, मंडप इज सिंपल, जो हम इसी में अर्धमंडप आएगा, इसी में ही आपका महामंडप आएगा, मंडप आएगा, किसी में सिर्फ मंडप होता है। मंडप इज जस्ट सिंपल काइंड हॉल जैसी बात बोलोगे, हॉल होता है जो, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जैसे गर्भगृह है और ये, तो ये जो एरिया है ना इसको अम्लक बोल देते हैं, अम्लक। ठीक है, हर कहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये स्लैब्स हैं, स्लैब्स दिख रहा है, सीढ़ियाँ, सीढ़ियों पे चढ़ के है, देखो स्लैब्स में है मतलब काय पे, हाई प्लेटफॉर्म पे मोस्टली टेम्पल रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत अच्छी सी बात है जो आपको दिखेगा कि उसके बाद सुनिए आगे, शिखर जो है मध्य में स्थित होता है, आपको पता है रेक्टेंगल है, शिखर उसके मध्य में, लेकिन उसके बाद छोटे-छोटे टावर भी हो सकते हैं, मतलब हमने जो अभी शिखर स्टाइल्स और इनमें देखा ये भी हो सकता है। प्लस मुख मंडप कहा जाता है जिसे, वो शिखर के चारों ओर स्थित रहते हैं, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे आप जैसे कि अभी हम राम मंदिर टेम्पल में देखेंगे कि छोटे-छोटे शिखर उसमें हैं, है ना? तो वो चीज़ भी होती है, ठीक है? फिर नो बाउंड्री वॉल्स आर देयर। ध्यान से, ये बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नागर का, जो द्रविड़ से उसको डिफरेंशिएट करती है। कैसे? शिखर तो सब में है, इसमें शिखर है तो उसमें विमान बोलते हैं उसको, वो डिपेंड, उनका जो ऊपर का पोर्शन वो शिखर वाला पोर्शन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है, जब देखिए ये मंदिर बना गया लेकिन इसके आसपास बाहर वेदिका या बाउंड्री वॉल्स नहीं रहती। जबकि जब हम द्रविड़ साउथ में जाते हैं तो साउथ में एक भव्य गोपुरम रहता है, जिसको आप हम एक गेट या तोरण द्वार एंट्रेंस भी बोल सकते हैं। तो वो गोपुरम से एसोसिएट इस तरह की बाउंड्री वॉल्स होती है द्रविड़ में। ठीक है, जबकि नागर में ये चीज नहीं रहती, तो ये एक उसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। लेकिन द तोरण द्वार आर द गेटवेज ऑफ द टेम्पल। तोरण द्वार जो है प्रवेश द्वार होते हैं, आमतौर पर पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं, मूर्तियां और रिलीफ से सजाए जाते हैं। इस तरह का आपको दिख रहा है, ये मुक्तेश्वर टेम्पल का दिख रहा है। तो मुक्तेश्वर टेम्पल इज जस्ट ओडिसन टेम्पल है जो कि नागर स्टाइल से एसोसिएट होता है। तो इसमें भी एंट्रेंस गेट होते हैं, लेकिन भव्य गोरुम या गोपुरम या भव्य एंट्रेंस जो होते हैं वो काय में होते हैं, वो ऑलवेज द्रविड़ स्टाइल में होता है, जिससे एसोसिएट बाउंड्रीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आगे जाते हैं, देखो अब नेक्स्ट चीज आती है मंडप। क्या है मंडप? मंदिर का मुख्य हॉल है। यह वह जगह है जहाँ भक्त देवता की पूजा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। जस्ट हॉल, आप गर्भगृह में जाके तो नहीं खड़े हो जाओगे, तो जहाँ आप खड़े होते हो वो मंडप होते हैं। ठीक है, तो वो होता है स्तंभ, आमतौर पर मंडप को सहारा देते हैं, जिसमें पिलर्स लगे रहते हैं। आप पूरा इमेजिन कर सकते हो, देख भी रहे हो ये मंदिर, ये जो दिख रहे हैं, ये देखो आपको ये पिलर्स दिख रहा है, आपको ये पिलर्स हैं, ये मंडप में लगे हैं, और यहाँ पे ये कंप्लीट हॉल है जहाँ पे हम जाके खड़े होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, सिंपल बात है। दूसरी चीज द वेरी इंपॉर्टेंट, गर्भगृह क्या है? तो एक इनर मोन सैंक्टम, टेम्पल का एक बहुत अंदर की भीतरी भाग है जहाँ पे हम डायटी को या हम देवता को स्थापित करते हैं। गर्भगृह होता है, बहुत अंधेरा है, डार्क रूम रहता है, और सिर्फ पुजारी उसमें जा सकते हैं, हम लोग नहीं जा सकते। ठीक है, नागा शैली की उप शैलियाँ होती है, आप जब इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जो नेट की एग्जाम ने भी कंफ्यूज किया था, बट ओडिशा का जो टेम्पल जो बेसल स्टाइल होती है उसको नागा स्टाइल की उपशैली बोलते हैं, बिकॉज ये नॉर्दर्न ईस्टर्न वेस्टर्न रीजन में ही है। बिकॉज क्योंकि ओडिशा में कुछ अलग स्टाइल्स बने, अलग डेउल्स बने, है ना, उस तरह से, तो इसलिए उस शैली को बेसिस स्टाइल मान लिया। दूसरी शैली होती है चंदेल, जो चंदेल राजाओं के समय हुई, 11वीं शताब्दी के समय। जब हम खजुराहो की बात करें, मध्य प्रदेश के खजुराहो वगैरह, इनकी एमपी के मोस्टली टेम्पल्स की बात करें, तो वो चंदेल राजाओं ने बनाई थी। तो वो जो कुछ मुख्य शैली थी, जो पंचायतन स्टाइल है और कुछ चीज, वो चीजें कहाँ पे आई? चंदेल स्टाइल में आई। तो वो उसका आपको इतना डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये कि ये नागर की उपशैलियां हैं। और क्यों क्यों हम उसको नागर की उपशैली बोलते हैं? क्योंकि उसमें सब में एक चीज कॉमन है, वो इस तरह के शिखर है। ठीक है, तीसरी चीज आती है सोलंकी। जब हम मोढेरा टेम्पल्स और ये सब देखते हैं, राजस्थान गुजरात के मंदिर, ठीक है, तो वो भी नागर स्टाइल के हैं, लेकिन बहुत ज्यादा, जैसे चंदेल और सोलंकी में क्या अंतर है, उसमें इतनी चीज का अंतर है कि सोलंकी डायनेस्टीज के टेम्पल बहुत ज्यादा एनग्रेव्ड होते थे, बहुत ज्यादा सुसज्जित होते थे। तो वो बहुत बारीक काम से रिलीफ और ये सब तैयार करके, इसलिए उसको हम
डिफरेंस कर देते हैं। तो ये थोड़ा लोकेशन के हिसाब से डिफरेंशिएट हुई, बट है ये सब नागर शैली की उपशैलियाँ, ठीक है? अब देखिए राम मंदिर टेम्पल को भी हम इस हिसाब से देख लेते हैं कि कैसे उसको नागर शैली बोला गया। तो देखिए इस तरह का वहाँ पे भी कलश है, शिखर है ना? ये दिख रहा है, ये गर्भगृह है जहाँ पे डेटी को प्लेस किया है, प्रदक्षिणा पथ है सामने, ठीक है? फिर ये मंडप है, ये मंडप आपको दिख रहे हैं जो हॉल होते हैं, ठीक है? तो मंडप के जो शिखर हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह के हैं। तो मंडप की शैली फमसाना स्टाइल में, जो आपको मैंने बताया था छोटा-छोटा करके, इस तरह से है, जो हम अगर ओडिसियन या बेसर स्टाइल में बोले तो हम उसको पीठा देउल भी बोलते हैं, खाकरा देउल भी बोलते हैं, उस स्टाइल का है वो, ठीक है? जगाती एक हाइट प्लेटफ़ॉर्म पे, ये देखिए ये प्लेटफ़ॉर्म है, हाई प्लेटफ़ॉर्म, और जो बेसमेंट एरिया होता है उसको आप अधिष्ठान बोलते हैं, जिस तरह से जिस पे वो है, ठीक है? तो ये मंडप है, ये मंडप पिलर्स पे टिके हुए हैं, तो ये सारे डिज़ाइन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और जो इतने मंडप हैं, 5 मंडप हैं मुख्यतः यहाँ पे, जब हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है आपका टेम्पल का स्टाइल, जो इसलिए इसको या श्री राम टेम्पल को हम नागर स्टाइल में बोल रहे हैं, बिकॉज़ नागर स्टाइल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। उपशैली आपको बता दी गई है। अब आपको आखिरी, जो कि एग्जाम बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि नागा स्टाइल क्यों कहते हैं इनको। नागा स्टाइल का एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर आता है जो दशावतार टेम्पल देवगढ़ का होता है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए गुप्त टेम्पल 5वीं-6ठी शताब्दी में है। 5वीं-6ठी शताब्दी में जो गुप्त स्टाइल में देवगढ़ टेम्पल बना, तो ये एक जस्ट इस तरह का शिखर के स्टाइल में बना था, जो मैंने आपको रेखा देउल के बताया, एक शिखर के स्टाइल पे बना है, स्क्वायर प्लेन पे है। प्लान आपको बताया स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, तो उस पे बना है, ये अभी टूट चुका है, ठीक? इस तरह का बना था। लेकिन अब फिर धीरे-धीरे कैरेक्टरिस्टिक्स बदला, ये हम लक्ष्मण टेम्पल है, ये खजुराहो का टेम्पल है जैसे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इस तरह से अमलक बना, शिखर बना, ओह सॉरी कलश बना, और ये शिखर बना। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर चेंज हुआ है। कौन सी फीचर्स पे चेंज हुआ, तो ये 10th सेंचुरी में हो गया, ठीक है? 10th सेंचुरी जब चंदेला पीरियड था, खजुराहो में बनाए, तो उन लोगों ने इस तरह के बनाए। बट ये भी क्या था, ये भी नागर स्टाइल ही था। नागर स्टाइल ही बोलते हैं इनको, बट इनको हम क्या बोल देंगे, एक तरह से चंदेल स्कूल भी बोल सकते हैं, या चंदेल स्टाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है? फिर ये इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो। फिर हम मोटेरा सन टेम्पल देखते हैं जो सोलंकी, ये भी ऑलमोस्ट उसी टाइम पे, लेकिन उनका जो स्टाइल है वो इस तरह का थोड़ा-सा डिफरेंट हुआ सडनली। तो उसी को हमने सोलंकी स्टाइल बोल दिया, या ये ऐसा बोल दिया, लेकिन सब आएँगे किसी स्टाइल में, नागर के। तो ये आप मुख्य कुछ टेम्पल हैं जो नागर स्टाइल के टेम्पल हम माने जाते हैं, और भी टेम्पल्स आप एक बार देख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ बात थी श्री राम जी की, मंदिर निर्माण कैसे नागर शैली का है, तो बस मेरा उद्देश्य था कि मैंने आपको वो चीज़ समझा दी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। राम मंदिर की अगली सीरीज़ पे हम लेके आएँगे राम मंदिर की जो मेन मुख्य प्रतिमा है, जिसने सबका मन भा लिया है लिटरली। हम क्या पता क्या बड़ी चीज़ है उसमें, क्या पता क्या महानता है उसमें, लेकिन सबका मन भा लिया है। तो उसी पे हम लोग आर्ट फैक्टर पे बात करेंगे कि वो क्या, किससे बनी गई है, कैसे बनाई, किसने डिज़ाइन किया, सब कुछ, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो इसकी होगी। प्लस मुझे पता है नीचे अभी कमेंट लिख के आएगा कि जैसे नागर शैली बताई वैसे द्रविड़ और अदर शैली भी बताओ। तो साथ में अगर अब श्री राम जी का की आज्ञा थी, तो हमने आर्किटेक्चर स्टाइल बताया पहली बार, तो वो भी जल्दी लेके आएँगे, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, एंड वन मोर थिंग, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो सब होगा। जिस लोगों ने भी इस बार का पेपर के बाद अपने आप को डाउन किया है, प्लीज़ अभी डाउन ऑन करने का टाइम नहीं है, टाइम कम है, जून का सेशन जल्दी आने वाला है, तो अपनी पढ़ाई ऐसे ही रखिए, कंटिन्यू रखिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का आपको लिंक नीचे मिल रहा है। प्लीज़ डू जॉइन इंस्टाग्राम। हमने जो नया प्लेटफ़ॉर्म चालू किया है, वो उन्हीं लोगों के लिए किया है जो रोज़ रील देखते अपना टाइम पास करते रहते हैं, तो शायद थोड़ी रील आपकी पढ़ाई की भी हो जाएगी। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम को जॉइन ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए ही एक एजुकेशनल अकाउंट बना है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।